अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत, घर पर रहिए, महफूज रहिए। ये है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और आज की ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ हूँ उस्मा चौधरी और मेरा साथ दे रहे हैं साथी एंकर यासिर रहमान। नाज़रीन, आज अपनी ट्रांसमिशन के आगाज़ में हम 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हुकूमत की जानिब से कल बड़ा रिलीफ दिया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को काफ़ी हद तक कम किया गया है। पेट्रोल की जो अब नई कीमत है वो उसमें 15 रुपये की हमने देखा कि कमी की गई है। इस तरह से मट्टी के तेल की कीमत भी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। मट्टी के तेल में 30 रुपये 1 पैसा फी लीटर तक की कमी कर दी गई है। इसी तरह से हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें 27 रुपये 15 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। और इसका जो हम जायजा लेते हैं तमाम तर सूरत हाल का, तो हम देखते हैं कि आलमी मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपनी आवाम को मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल में एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी मंजूरी दे दी है और उसके बाद बाकायदा तौर पर रात 12 बजे से इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक भी हो गया है और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, इस तरह से इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी और जो मुख्तलिफ किस्म की अशिया है उनकी कीमतों में भी नुमाया तौर पर हमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक बार फिर से अपने लोगों को, अवाम को एतमाद में लिया है। कोरोना वायरस की जो मुल्क भर में सूरत हाल है, जो रेशो जा रहा है, इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जा सकती है, ताहम मुकम्मल लॉकडाउन के एक दफा फिर उन्होंने मुखालफत की। असद उमर भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि 30 से 35% जो है वो पाकिस्तान में हमने देखा कि सूरत हाल हमारा जो अंदाजा था उसके मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर केसेस की तादाद खासी कम है। इसके अलावा यासिर, आज कुछ हम यकम मई के हवाले से भी अपने नाज़रीन से बात करेंगे। जी बिल्कुल, यकम मई के हवाले से भी बात करेंगे और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है माज़रत उज़मा, वो है कि हमने आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और उन तमाम तरीक़ों को नहीं छोड़ना है जिनके लिए हुकूमत और बार बार वज़ीर आज़म, उनकी टीम कहती रही है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को इख्तियार नहीं करेंगे तो जैसे पूरी दुनिया में ये वाइल्ड फायर की तरह ये फैल चुकी है, जैसे जंगल में आग होती है उसकी तरह ये फैल चुकी है वबा, ऐसे ही पाकिस्तान में भी मज़ीद फैल सकती है। अभी तक जो डेटा या फिगर सामने आए हैं, अगरचे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी और उसके बाद हम हतमी तौर पे कोई बात कह सकते हैं, लेकिन जो फिगर सामने आई हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। जो ट्रिजेक्ट्री है वो इंक्रीज़ की जानिब है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिक्रीज़ नहीं है। तो इसलिए हमें किसी तौर पे भी अपने आप को तसल्ली में नहीं रखना कि सब अच्छा हो गया है। अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात की जो शरह है वो तकरीबन 2% के करीब जो है वो टोटल डेटा का अगर आप एनालिसिस करें तो 2% के करीब बनती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस वक्त इस बात को समझें कि इस वक्त चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। जिस तरह से हम रोड्स में देखते हैं, बाज़ारों में देखते हैं, अगरचे हुकूमतें अपनी तय कोशिश कर रही हैं कि वक्त मखसूस करके दुकानों को बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा वायलेशंस हमें देखने को मिल रही हैं जो कि लोगों के अपने लिए नुकसान है। जैसे कल वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन कोरोना वायरस। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं कोरोना के स्प्रेड के हवाले से। मार्च में आपने जो बात की थी, आपने ज़्यादा जो जोर दिया था वो टेस्टिंग के ऊपर दिया था कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उससे आने वाले डेटे के ऊपर फिर मुनहसर होगा कि हमने आगे के लिए लायामल तय करना है या डिसाइड करना है। डू यू थिंक कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बाकी ममालिक के मुकाबले में और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उतनी हो गई है कि हम अभी इस लेवल पे पहुंच जाएं कि इसके ऊपर कोई फैसला कर सकें कि आगे हमने क्या करना है? सर जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस वक्त सिर्फ 6-7 हज़ार टेस्ट रोजाना कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट लगी हुई है उसके हिसाब से हम 20,000 टेस्ट कर सकते हैं। और अगर पूल टेस्टिंग की जाए, जिसका मैंने एडवाइस किया था कि सैंपल्स जो है जमा करके 10-10 सैंपल्स का एक पूल बना के टेस्टिंग करें, तो हम 70-80 हज़ार टेस्ट के ऊपर आज भी जा सकते हैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से, एग्जिस्टिंग टेक्नीशियन से। लेकिन हम सिर्फ 6-7 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सारी सूबाई हुकूमतों की कि वो टेस्टिंग सिस्टम सही मायनों में टेस्ट करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाजा ही नहीं है कि एक्चुअली कितने लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हैं
और जो फिगर्स है वो जैसे ही आप टेस्टिंग बढ़ाते हैं वैसे ही फिगर्स बढ़ते हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको रैंडम टेस्टिंग आपने अभी तक सही मायनों में शुरू नहीं करी। रैंडम टेस्टिंग से मुराद है कि जिन लोगों में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, आम लोगों में, उनकी भी आप टेस्ट करें तो पता चले कि किस पॉपुलेशन की कितने परसेंटेज जो है वो इसमें मुब्तला हो चुकी है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हुकूमत को जो देनी चाहिए सूबाई हुकूमतों को, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है, वो है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और टेस्टिंग की क्वालिटी बेहतर करें ताकि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मायना खेज हों। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। हम जो है 6-7 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, कम से कम लाख टेस्ट रोजाना होने चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अगरचे हम देखते हैं कि शरह अम्बात जो है वो खासी कम है, लेकिन उसके बावजूद केसेस की तादाद जो है वो वक्त के गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। आपकी चूंकि तमाम तर मामलात पर गहरी नज़र है, हुकूमत को मुख्तलिफ आप तजावीज़ भी देते रहते हैं, तो इस हवाले से ये बताएगा कि टेस्टिंग कैपेसिटी का मामला तो अपनी जगह पर है, उसकी तो आप निशानदही करते ही रहते हैं। मजीद अभी क्या इक़दाम ऐसे हैं जो हमें फौरी तौर पर लेना होंगे ताकि हम इसके फैलाव को कम कर सकें, क्योंकि जो मई का महीना है इसे बहुत क्रूशल करार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एक कदम जो हमें फौरी तौर पे हर एक को करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कि बाहर निकले तो कम से कम मुंह पे रुमाल बांधे। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल बांधे। रुमाल बांधने से आप या कोई भी कपड़ा मुंह पे बांधे तो उससे बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं सिर्फ खांसने से या छींकने से नहीं, लेकिन जब आप बात भी करते हैं तो आपके मुंह से जर्रात निकलते हैं, और अगर इन्फेक्टेड हैं तो कोरोना वायरस के जर्रात उसमें मौजूद होते हैं, कोरोना वायरस मौजूद होता है। और कपड़ा बांधे होंगे तो वो काफी हद तक, कोई 90%, 95% रुक जाएंगे अगर आम कपड़ा भी बांधे होंगे, क्योंकि वो अक्सर जो है वो लिक्विड ड्रॉप्स में होते हैं, तो वो जो है वो जज्ब हो जाते हैं अगर कपड़ा बांधे हों। तो एक तो ये करना जो है ये लाजमी है। दूसरा, हमें बिल्कुल ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ दूसरे लोग मौजूद हों ज्यादा और करीब करीब हों। तो इज्तिमात में जाने से परहेज करना चाहिए, और दुकानों में भी, दुकान में भीड़ है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, जरा इंतजार करना चाहिए, लोग कम हो जाएं तो जाना चाहिए। और तीसरे जो है कि आपको मसाजिद में अगर कोई जाते हैं तो अव्वल तो घर में नमाज पढ़े, लेकिन जाते हैं तो दूर रहें, एक करीब खड़े ना हो, कम से कम 6 फुट का फासला हो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स मुख्तलिफ ड्रग्स के हवाले से आपने भी बात की थी कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर, डॉक्टर जावेद के साथ मिलकर ये काम शुरू हो चुका है। तो ये बताइएगा कुछ अद्वियात जिनका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए हैं उनमें क्या हमें कोई पेशरफ्त हुई है? क्या हम हतमी तौर पे किसी एक दवाई के हवाले से कह सकते हैं कि इसमें शिफा कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी तक जो बैनुल-अक़वामी ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो बैनुल-अक़वामी ट्रायल्स जो हो रहे हैं उसमें क्लोरोक्विन तो बज़ाते खुद फेल हो गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो भी फेल हो गया है, लेकिन कॉम्बिनेशन थेरेपी में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एक और ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन, इनकी कॉम्बिनेशन में फ्रांस में जो ट्रायल हुआ है वो खासा कामयाब हुआ है, उसके काफी हिम्मत अफजा नताइज आए हैं। एक और ड्रग है जो कि एंटी वायरल ड्रग है, उसका नाम है रेमडेसिविर, वो भी उसमें कुछ हद तक कामयाबी देखी गई है कि जो एवरेज 15 दिन में लोग ठीक होते हैं तो उसके बजाय अब 11 दिन में ठीक हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ फायदा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अभी बहुत सारे इस वक्त दुनिया में ट्रायल्स हो रहे हैं, लाहौर में भी हम ट्रायल्स कर रहे हैं, हमारे टास्क फोर्स के तहत कई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। तो अभी अगले 2, 3, 4 हफ्ते में जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता चलेगा, क्योंकि जो मौजूदा FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हैं, HIV के लिए जो ड्रग्स हैं या मलेरिया के लिए जो ड्रग्स हैं या एंटी वायरल ड्रग्स हैं, इन सब पे ट्रायल्स किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए
जो इस वायरस को रोक सके। अच्छा डॉक्टर दरअसल साहब, ड्रग्स के ट्रायल्स की तो आपने बात की और यकीनन जैसे कि आपने फरमाया कि लाहौर के कुछ हॉस्पिटल्स में भी ट्रायल्स हो रहे हैं। कुछ वैक्सीनेशन के ट्रायल्स की भी हम बात करते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो तैयार कर ली है। चीन भी इन ममालिक में सरफहरिस्त है, वहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं। न सिर्फ ट्रायल्स हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को भी इन ट्रायल्स में शामिल होने के लिए ऑफर की गई है। जापान ने भी पाकिस्तान को ऑफर किया, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा? जी, कोई 80 कंपनियां हैं दुनिया की जो इस वक्त वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, जिसके अंदर चाइना की हैं, यूएसए की हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं और एक दो ममालिक और हैं। और सब अलग अलग किस्म की वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो कोई एक नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि आप जो डेड वायरस, जो सो कॉल्ड मुर्दा वायरस या कमजोर वायरस कमजोर करके, या वायरस के ऊपर जो प्रोटीन है उसके खिलाफ वैक्सीन, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन डेवलप हो रही हैं। लेबॉर्ट्री लेवल पे तो बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज में डेवलप हुई हैं वैक्सीन और फिर उनके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए हैं। बहुत सी कंपनियों ने फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं और कुछ कंपनियां जो हैं चाइना में वो अब फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल पे भी चले गए हैं। ये जो है सिलसिला ये तकरीबन अगले 6 से 10 महीने तक क्लिनिकल ट्रायल्स का जारी रहेगा। फिर उनमें से कुछ वैक्सीन कामयाब होंगी, कुछ वैक्सीन फेल होंगी। जो कामयाब हो जाएंगी, तीनों फेजेस से गुजर के कामयाब हो जाएंगी, उनकी फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होगी। तो वैक्सीन जो है 1 साल से 1.5 साल दूर है अभी। ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी के जो सारा गिलबर्ट हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम सितंबर या अक्टूबर तक ले आएंगे, लेकिन ये भी खतरनाक है अगर आप वैक्सीन सही तरीके से क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते, उजलत में ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जी के जो ममालिक बिल्कुल उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरेक्शन से नहीं बचा सकते या अपनी इकोनॉमीज़ को फुल लॉकडाउन पे नहीं लेके जा सकते, वो हर्ड इम्यूनिटी के जो फार्मूला है उसके ऊपर अमल दरामद करें। कितना इफेक्टिव ये फार्मूला हो सकता है और कितना डिजास्ट्रियस हो सकता है एट द सेम टाइम? जी, ये बहुत खतरनाक है हर्ड इम्यूनिटी। कुछ ममालिक में जैसे कि स्वीडन में आपने देखा कि उन्होंने बहुत सी पाबंदियां हटा रखी हैं और लोग आमतौर पर मिलजुल रहे हैं। उससे आप खतरा ये है कि वहाँ पे तो फिर भी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, रख सकते हैं और रेस्टोरेंट में भी बैठते हैं तो 6-8 फुट दूर होके बैठते हैं, मास्क पहनते हैं। तो इस तरह के वहाँ पे उन्होंने किया है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि नतीजा क्या निकलता है उसका, जो स्वीडन में कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि इससे हमारे बहुत ज़्यादा अमवात हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ बहुत लोग 10-10, 15-15 लोग एक छोटे से मकान में रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, एक को होगा तो फौरन से फैलेगा। और जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में जो टेस्टिंग फैसिलिटी लगाई है हमने BSL-3, तो इस वक्त जो साउथ कराची और ईस्ट कराची से जो सैंपल्स आ रहे हैं उसमें 25 से 30% जो सैंपल्स हैं उनमें इन्फेक्शन आ रहा है, जबकि एवरेज जो पाकिस्तान में है वो जो 8 से 10% है। तो ये कुछ इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ये और ख़तरनाक है। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो तो बिल्कुल हम नहीं अपना सकते। और इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है कि आप जो है सिलेक्टिव लॉकडाउन करें। पूरे मुल्क को आप एक साथ लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि गरीबों का क्या बनेगा। तो जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे सख्ती से लॉकडाउन जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, नामवर साइंसदान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त समत में जा रही है। हॉट स्पॉट को सिर्फ लॉकडाउन करना चाहिए और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना इस वक्त सही नहीं है। साथ ही साथ एक बार फिर से डॉक्टर अताउर रहमान ने एहतियात की बात की है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, जिस तरह से वो कह रहे थे कि उसको आने वाले दिनों में हमें मजीद बढ़ाना होगा। इस वक्त डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है। माहिर अमराज खून है और पाकिस्तान में खासी स्टडी है इनकी कोरोना वायरस को लेकर और इसके इलाज के लिए और इसकी तशखीस के लिए इनकी काविशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त देने के लिए। कुछ दिन पहले जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि कुछ सेहतमंद अफराद जो कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे, उनका प्लाज्मा लिया गया है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा, कितने अफराद का ट्रायल लिया जाएगा और इसके रिजल्ट कब तक मुतवक्के हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ शामिल करने का।
प्लाज्मा की कलेक्शन अब इस 3 सेंटर्स हैं वहाँ पे शुरू हो चुकी है, और इसी हफ्ते में गालिबन कल से ये पेशावर में भी शुरू हो जाएगी। और प्लाज्मा जैसे जैसे जमा होता जाएगा उसके बाद अगला स्टेप मरीजों को लगाने का है। उसकी भी किस हॉस्पिटल में मरीजों को लगाया जाएगा क्लिनिकल ट्रायल में, सिंध की हद तक उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। 3 हॉस्पिटल हैं जिसमें NIBD, सिविल हॉस्पिटल कराची और इसके अलावा लम्स हॉस्पिटल जामशोरो। अब ये नोटिफिकेशन एक हमें वहाँ से भी आ गया है, लाहौर में PKLI को इन्होंने नॉमिनेट किया है, और गालिबन पिम्स और जो बेनज़ीर शहीद भुट्टो हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, वहाँ पर भी ये मरीजों को लगाना शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके सिलसिले की डेवलपमेंट्स हैं। टोटल हमें इस ट्रायल में तकरीबन 350 मरीजों को इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल करना है, और अपने जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करते रहने हैं। खास तौर पे पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो सेफ्टी डेटा है, मरीजों के ऊपर कोई बुरे असरात तो नहीं हो रहे हैं। मुमकिन है इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल में 2-3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि अगर शुरू के 10-15 पेशेंट, 20 पेशेंट में अगर रिजल्ट तसल्ली बख्श नहीं आए और मरीजों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उस ट्रायल को रोक देती है, कहती है कि नहीं, अब आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। अगर ट्रायल बहुत अच्छा आ रहा होता है तो बाज़ दफ़ा इंटरिम एनालिसिस के ऊपर फास्ट ट्रैक अप्रूवल दे देते हैं कि अब ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और वो पूरे मुल्क में किया जा सकता है, और इसके लिए किसी रेगुलेटरी अप्रूवल की अब जरूरत नहीं है। बल्कि दरमियान का रास्ता हमेशा ये होता है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल को जारी रखा जाता है, जारी रखने देते हैं, और उसके बाद जो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं इस ट्रायल के अख्ताम पे 350 पेशेंट का मतलब ये हो गया कि जिस रफ्तार से अभी चल रहा है कोरोना, करीब 2 महीने और 2.5 महीने के दौरान हम ये तादाद इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, और इसके रिजल्ट एनालिसिस के लिए हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान की अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बता दें और दुनिया को भी बता दें कि हमारे रिजल्ट ये हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी मतलब हम ये समझ सकते हैं आपकी बातों से कि अभी हमें कोई फॉल्स होप नहीं देनी, अभी ये ट्रायल्स पे है और उसके बाद कोई हतमी तौर पे आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो नोशन है जो दिया जा रहा है कि प्लाज्मा सक्सेसफुल हो गया है, प्लाज्मा पाकिस्तान में कामयाब हो गया है और इसके जरिए अब कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया जाएगा, ये देखे बगैर कि इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा क्या होगा कि अल्टीमेटली लोगों के जहनों में ये बात है कि अगर प्लाज्मा हमारे पास एक ऑप्शन है तो इसके लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो प्लाज्मा के इस्तेमाल से सामने आ सकती हैं आपकी रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर साहब? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने बहुत वाज़ेह तौर पे आपने सवाल में ही बता दी, मैं फिर दोहरा देता हूँ इसको कि ये कोरोना का कोई इलाज दुनिया में नहीं है, और जो भी दवाएं, जो भी तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब के सब इन्वेस्टिगेशनल तजर्बाती है। किसी भी इलाज के सिलसिले में, किसी भी तजर्बाती इलाज के सिलसिले में ये सोच लेना या ये दावा करना कि ये ठीक, इससे ये इलाज ठीक कर देगा, ये मेरा ख्याल है ये बहुत ही गलत बात होगी। क्लिनिकल ट्रायल में जो हम देख रहे हैं, हौसला अफजा, सबसे पहले चाइना ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि एक बहुत बड़ी तादाद जिनको ये कन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया गया, उन पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए उसमें बहुत बड़ी तादाद ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अमेरिका में एज ऑफ दिस वीक 500 से ज्यादा लोग क्लिनिकल ट्रायल में उनको प्लाज्मा दिया जा चुका है, और उसके अभी नतीजे उन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई बुरी बात सामने नहीं आई है कि इसके साइड इफेक्ट या उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, इस क्लिनिकल ट्रायल में खास तौर पे जो पाकिस्तान में अप्रूव हुआ है, ये इसके अंदर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी कि तो ऐसे मरीजों को नहीं देना जो बहुत ज्यादा, जिनमें साइटोकाइन स्टॉर्म वाली कैफियत होती है, कि जिसमें इस वायरस की वजह से मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन जो हैं, वो उनकी प्रोडक्शन अगर शुरू हो जाए तो उस हालत में आइडेंटिफाई करना है मरीज को, और ऐसे मरीज को ये कौन से पेशेंट्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी सी सादा जबान में समझा दें ताकि देखने वालों को ये समझ आ जाए कि कौन से पेशेंट्स हो सकते? जी, सादा जबान में बात यह है कि ऐसा कोई मरीज जिसको वेंटिलेटर पे गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया हो, और उसके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो गए हो, जो कि हमारे पैरामीटर्स से और क्लिनिकल पैरामीटर्स से पता चल रहा हो, तो ये प्लाज्मा की
जो क्लिनिकल ट्रायल है ये ऐसे मरीजों के लिए नहीं है। लिमिटेशन ये इसका बुनियादी मकसद देखना है कि हम ऐसे मरीजों को दें कि जो हमें अंदाजा हो रहा हो कि ये अब वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं, और इसमें हमें देखना ये है कि वेंटिलेटर से पे जाने से कितने फीसद मरीजों को ये दवा जो है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन बचाने के काबिल है। सही। क्योंकि हमारे पास देखिए वेंटिलेटर नहीं है मुल्क के अंदर इतने कि हम इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकें। तो इस वजह से हमने एक स्टेप पहले इसको मरीजों को इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल करने का फैसला किया है, ताकि कोई फायदा हो सके हमारे लोगों को, और हमारे लोगों की अगर ये कामयाब हो गया तो जाने बच सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूंगी कि चीन और जनूबी कोरिया में हमने देखा कि ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद दोबारा उनमें कोरोना वायरस जो है वो नमूदार होना शुरू हो गया। अगर हम पाकिस्तान में अब तक सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर जितने भी अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं उनके प्लाज्मा में वायरस दोबारा देखने को नहीं मिला, दोबारा से फाल नहीं हुआ, नमूदार नहीं हुआ। ये कितनी हौसला अफजा बात है? ये बहुत हौसला, अभी तक बहुत हौसला अफजा बात है कि जितने अफराद ने प्लाज्मा डोनेट किया है अब तक, और उनमें जिस दिन डोनेशन हो रही होती है उसी दिन हम उनमें उनके जिस्म में वायरस की मौजूदगी को दोबारा चेक करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक एक केस भी हमारे पास हमारे सेंटर्स में रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसमें वायरस की वापस आने की कोई अलामत मिली हो। मुमकिन है जब ये तादाद और बढ़ जाए, जब हम ये हज़ारों में पहुंच जाएं, तो शायद कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से बीमार हो के रिकवर हुए हों उनमें ये वायरस की अलामत नज़र आ जाए या वायरस दोबारा से आ जाए। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जब बहुत ज़्यादा शिद्दत वाले बीमार होने के बाद अगर जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनमें जो वायरस सेल के अंदर घुसा हुआ मिलता है वो यूजुअली डेड वायरस होता है। सही। वो दोबारा से बीमारी करने के उसके अंदर इम्कानात बहुत कम होते हैं, तो ये दोबारा मिलना भी बहुत खतरनाक बात नहीं है। दोबारा वायरस की आरएनए प्रोटीन मिलना कोई खतरनाक बात नहीं है, इसलिए कि ये डेड वायरस है, ये आप कुछ नहीं कर रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और आपसे जो है इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप उसकी वजाहत कर दें कि ये कहा जाता है इसके बारे में, एक स्टिग्मा शायद या मिथ इसके बारे में है कि जो शख्स प्लाज्मा डोनेट करेगा या जिस शख्स के उससे लिया जाएगा तो उसका जो अपनी इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, इसकी वजाहत कीजिएगा ताकि अगर ये मिथ है तो ये दूर हो जाए, खत्म हो जाए। देखिए जनाब, आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी शख्स ने अपना ब्लड या प्लाज्मा डोनेट किया हो, सेहतमंद शख्स ने, तो ब्लड या प्लाज्मा देने के बाद उसमें कोई तो कमजोरी महसूस हो या उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया हो। ये तो जब आप इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा थोड़ा सा निकालते हैं तो आपका अपना इम्यून सिस्टम दोबारा से रिएक्टिवेट होके और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक। और इसमें प्लाज्मा के डोनेशन में तो हर हफ्ते में एक दफा डोनेशन आप कर सकते हैं। ब्लड में तो 3 महीने से पहले नहीं कर सकते, लेकिन प्लाज्मा के जो डोनर्स हैं वो हर हफ्ते एक दफा डोनेशन कर सकते हैं, उनमें बगैर कोई किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस को आए हुए तकरीबन हम देखते हैं कि 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं। कोविड-19 में हमें कब तक रहना है इसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन केसेस की तादाद को देखते हुए, वेव को देखते हुए, रेशो को देखते हुए क्या आप कुछ प्रेडिक्शन करेंगे कि मई या फिर जून के आखिर तक पाकिस्तान से इस वायरस का खात्मा हो सकता है? और दूसरा ये भी कहिएगा कि जो अफराद इस वक्त सेहतमंद हैं, कोरोना वायरस से बचे हुए हैं, उन्हें किस तरह मजीद एहतियात करना होगी और ओवरऑल हमें इस वायरस को लेकर अपने तर्ज जिंदगी को किस तरह से नए सिरे से ढालना होगा? पहली बात तो ये है कि अभी ये वायरस क्योंकि पेंडेमिक की शक्ल में है तो अभी फौरी तौर पे खत्म, दुनिया से खत्म होने का या पाकिस्तान से खत्म होने के इम्कानात तो ना होने के बराबर हैं। ये अभी रहेगा, इसकी ये वेव जो है ये कम हो जाएगी अगले 2 महीने के बाद, यानी जून के अख्ताम और जुलाई में इसकी वेव कम होके और फिर ये एक माशरे में एक आम सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा। कि वो रहेगा, वो फ्लू की तरह से मौजूद रहेगा। इसकी अभी दूसरी वेव आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग WHO भी कह रहा है और जो माहिरीन हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ के माहिरीन जो हैं वो भी इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जनवरी अगले साल ये हो सकता है कि दोबारा बहुत शिद्दत के साथ सेकेंड वेव आए। अब आ जाइए कि हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए, करीबन 1 महीने से मैं इस बात को अपने दोस्तों से भी और जो हमारे जो
हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो कोरोना टास्क फोर्स के लोग हैं, मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि देखिए ये लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ये जनवरी फरवरी से आ चुका था और एक बहुत अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की हमें मिल जाएगी कि जिनमें कोरोना वायरस ने अटैक तो किया था लेकिन उनको बहुत बीमार नहीं किया था और उनके जिस्म में इम्यून सिस्टम ने आईजीजी एंटीबॉडी बना ली है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके जिस्म में आईजीजी एंटीबॉडी का टेस्ट करवा के देख लेना कि जो आईजीजी वाले पे लोग आ जाएं, मिल जाएं आपको, उनके ऊपर ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसको ख़त्म किया जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि वो मईशत का पहिया चलाने के लिए अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान में। तो इसके लिए जो काम करने वाली बात है वो ये है कि हुकूमत को, हेल्थ डिपार्टमेंट को जो एलाइजा की किट्स हैं जो कि ये टेस्ट करती हैं उनके ऊपर से इंपोर्ट पर से पाबंदी हटा ली जाए और न सिर्फ इंपोर्ट पर से पाबंदी हटाई जाए बल्कि दूसरा काम उन्होंने ये करना है कि जो लैब्स हैं प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट की हो वहां पर ये टेस्ट को करना जो इस वक्त एक जुर्म बना हुआ है उस कैफियत से उसको निकाला जाए, उस लिस्ट से निकाला जाए, इनको इजाजत दे दी जाए ताकि लोग खुद से अपने टेस्ट करवा लें, ताकि इसके कुछ रेट्स भी कम हो सके। अभी रेट भी काफी ज्यादा है इसकी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और यकीनन आपने बहुत ही इस हवाले से वजाहत भी दी है और बड़ी इफेक्टिव बात है कि प्लाज्मा के हवाले से लेके जो इसे स्टिग्मेटाइज भी कर रहे हैं या इसे नोशन दे रहे हैं कि बिल्कुल कामयाब हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये अभी ट्रायल्स पे है। इस पे मजीद बात करते हैं जी कि जो कोविड-19 की सूरत हाल है इसके हमारी मईशत पे असरात और उसके साथ साथ जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और फिर पेट्रोलियम प्राइसेस का कम होना, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या हैं। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इरफान इकबाल शेख साहब ने, प्रेसिडेंट लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया है पीटीवी न्यूज़ पर। फरमाइएगा, अभी सबसे पहले तो जो अच्छी खबर से उसका आगाज़ करते हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आई है, आप क्या समझते हैं कि इस कमी की वजह से एक बिजनेसमैन जो है उसको कितना सायफ रिलीफ मिला है अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से? जी एक्चुअली इट वाज एक्सपेक्टेड और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इससे डेफिनेटली जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो दे आर वेरी हैप्पी कि आपको एक अच्छी प्राइस में मिलेगा, आप कम्पिटेटिव हो जाएंगे, आपके लिए बेहतर है। ये बहुत अच्छा इक़दाम किया गवर्नमेंट को, इसको हर सूरत हमें सराहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये हवा का एक झोंका आया है, ठंडी हवा का झोंका, इस कोविड-19 के असरात आपको पता है जिस तरह से इसके हैं, ये बहुत खौफनाक हद तक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और पाकिस्तान भी इसकी लपेट में बड़े बुरे तरीके से इस वक्त आया हुआ है। लेकिन हमें अब थोड़ा सा, इसमें आपको बताता हूँ, चेंजिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब हमें स्मार्ट और छोटा सा उस लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। हमें बिजनेसेस अब थोड़े थोड़े साथ खोलने पड़ेंगे। आपने देखा है कि अमेरिका में या यूरोप में वो भी अब इस चीज पे आ गए हैं कि हमें अपने बिजनेस को खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस साथ साथ नहीं चलाते और चीनों के साथ लेके नहीं चले तो चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। इकोनॉमी के रिवाइवल जो है ना वो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह शामिल है। इरफान साहब, जब कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोविड-19 के हवाले से कुछ इजहार ख्याल किया तो उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि बिजनेसेस जो है वो खोल सकते हैं, लॉकडाउन में कुछ नरमी हो सकती है आने वाले दिनों में। पाकिस्तानी मईशत की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से मईशत बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई देती है, इसीलिए हमने मुकम्मल लॉकडाउन भी नहीं किया कि मईशत पर ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बरामदात और महासिल में खासी हद तक कमी आ गई है। हुकूमत के जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं अब तक, जिस तरह से शरह सूद कम की गई है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने की बात हो रही है, तामीराती शोबे को सनत का दर्जा दिया गया है, तो इसके ओवरऑल असरात क्या होंगे और आपकी जानिब से ताजिर बरादरी, सनतकारों, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मजीद क्या तजावीज़ हैं रिलीफ के लिए? अच्छा, इसमें जो सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ, जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा और कम करना चाहिए। उसकी मैं वजह ये बताता हूँ, जब आप इस रीजन में आप कंपेरिजन करते हैं तो मलेशिया 2.75% पे है, 4.35% पे चाइना है, 4.4% पे इंडिया है, 5% पे बांग्लादेश है, 6.5% पे श्रीलंका है। तो हमें उसके लिए मुकाबले के लिए हमें इसको करना चाहिए कम, ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। और नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, इसमें अब ये हो गया कि लोग डिस्परेट अब थोड़े से हो रहे हैं। और मैं तो क्योंकि लोगों के साथ रोज लोग हमारे पास आते हैं और हर मार्केट्स के लोग आ रहे हैं और हर इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं,
तो हमें अब लॉकडाउन को थोड़ा सा स्मार्टली और करना पड़ेगा। अच्छा इरफान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। हमने ये देखा कुछ विजुअल्स के अंदर भी, कुछ ज़ाती मुशाहिदे की चीज़ें भी हैं कि जो ताजिर है या बिजनेसमैन है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पास जो गैजेट्स अवेलेबल होने चाहिए ख़ास तौर पे इसको मेंटेन करने के हवाले से, और लोगों के अंदर उम्मी तौर पे जो शऊर है इसको देखने के हवाले से, ये एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट जिसकी एग्जांपल दी जा रही है, आपने भी एग्जांपल दी अमेरिका की और यूके वगैरह की, वहाँ पे बहुत कम है पाकिस्तान में, इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आप बतौर प्रेसिडेंट, जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप बतौर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पर कितना इंश्योर करेंगे गवर्नमेंट को कि आपका जो ताजिर है वो जो दुकान खोलेगा वो इस चीज़ को इंश्योर करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को रखेगा ताकि कारोबार भी चलता रहे, अमवात भी ज्यादा ना हो और केसेस भी ज्यादा ना हो? देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को उस तरह से अभी तक अवेयरनेस नहीं उठाना कि 41 डेज में अब लोगों को पता लग जाना चाहिए था, सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग उसको थोड़ा सा नहीं दे रहे थे। लेकिन एक बात मेरी थोड़ी सी आप देख लें, अब लोगों में वो शऊर आ गया। अब तमाम मार्केट से, तमाम जो हमारी हैं उनसे हमने SOPs बना ली हैं उनके साथ मिलकर, और ये SOPs हमने अथॉरिटीज को दे भी दी हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब जो है ना, अब जो वक्त आ रहा है, अब हम उस मर्हले से गुजरे कि हमें थोड़े थोड़े बिजनेस साथ खोलने पड़ेंगे, चाहे हम एक दिन के लिए खोलने का मौका दें, चाहे 2 दिन के लिए खोलने का मौका दें, कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, रिवाइवल आएगा। बिल्कुल, इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए हमने लॉकडाउन में नरमी करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की ओवरऑल मईशत के हवाले से हम इनसे बात कर रहे थे। उससे पहले मुल्क के जो 2 नामवर डॉक्टर्स हैं, नामवर साइंसदान, डॉक्टर अताउर रहमान से हमने बात की, डॉक्टर ताहिर शमसी से पाकिस्तान में ओवरऑल कोरोना का किस तरह से ट्रीटमेंट जारी है, किस तरह से हमें एहतियात करनी है, अपने तर्ज ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ लानी है, हमने उनके साथ डिस्कशन की। और ट्रांसमिशन के इस हिस्से में आखिर में यासिर कुछ यकम मई के हवाले से अपने मजदूरों को भी हम खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करना चाहेंगे। और यकीनन मुल्क की तामीर और तरक्की में हमारे मेहनत कश तबके का, मजदूर तबके का बहुत बड़ा हाथ है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आज अपना पैगाम दिया है मजदूरों के लिए कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत जो है वो हर मुमकिन इकदाम करेगी। मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है इसकी वजह से मजदूर तबका, मेहनत कश तबका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस तरह से हुकूमत ने उनके लिए 200 अरब रुपए का यासिर जो है पैकेज अलहदा से रखा है। बड़ा पैकेज है और यकीनन मजदूरों के हवाले से वज़ीर आज़म बड़े कंसर्न है। ये वजह है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जब भी बात होती है तो वो मजदूरों के पेश नज़र रख के बात की जाती है। ट्रांसमिशन को हम यही रोकते हैं और उसके बाद फिर हम खबरों का सिलसिला और खबरों के बाद फिर ट्रांसमिशन को दोबारा हम रिज्यूम करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।